प्रोग्राम ट्रस्ट एंड टैक्स विद खालिद महमूद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान आरिफ। नाज़रीन मोहतरम, आपको मालूम है कि ये आज हमारा तीसरा प्रोग्राम है जो सीरीज़ हमने शुरू की है, जो टैक्स से मुताल्लिक है, ट्रस्ट से मुताल्लिक है, और इसमें जितने भी ज़िमनी मामलात हैं उसमें विल्स भी हैं और बहुत सारे मामलात। तो ये तीसरा प्रोग्राम है और पिछले प्रोग्राम में हमने आपको मालूम है कि बात की थी मुख्तलिफ़ तरह के जो ट्रस्ट हैं उनके बारे में, और देखने वालों ने बहुत दिलचस्पी का इजहार किया और प्रोग्राम के बाद भी बहुत सारे लोगों ने इस बारे में मालूमात लेना चाहिए, सवालात उठाना चाहे। आपकी मालूमात के लिए एक और बात बता दूं कि ये जो प्रोग्राम हमारे रिकॉर्ड होते हैं, यानी कि हमारा प्रोग्राम हर मंगल को आप लाइव देखते हैं रात 8 बजे, और इतवार के दिन ये 11 बजे जो है ना इसको दोहराया जाता है, इसको रिपीट किया जाता है। तो आप वो प्रोग्राम भी अगर आज आप मिस कर दें तो इतवार को वो प्रोग्राम देख सकते हैं। इसके अलावा भी सोशल मीडिया पे यानी यूट्यूब पे अगर आप खालिद महमूद CTA टाइप करें तो वहाँ भी पिछले प्रोग्रामों की तफसील आप जान सकते हैं, और आपको मालूम हो सकता है कि कौन कौन से प्रोग्राम ऐसे थे जिनमें हमने आपके मुताल्लिका सवालात के जवाब दिए थे। खालिद महमूद साहब, जैसा कि आप जानते हैं, चार्टर्ड टैक्स एडवाइज़र हैं, अपने काम के बहुत माहिर हैं, बहुत प्रोफेशनल हैं, क्वालिफाइड हैं, और ये जो मशवरे देते हैं उससे अब तक बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हुआ है, और जो फीडबैक आता है उससे हमें बड़ा हौसला मिलता है कि हम एक प्रोग्राम के बाद और प्रोग्राम करें और उससे भी अच्छा प्रोग्राम करें। और मेरी हैसियत तो यहाँ महज मेज़बान की है। खालिद महमूद साहब बहुत क्वालिफाइड चार्टर्ड टैक्स एडवाइज़र हैं, माहिर हैं, और जो आप सवालात मेरे सामने रखते हैं मैं यूँ कि तूँ इनके सामने रख देता हूँ। और आज हमने फ़ैसला किया, यानी हमसे मुराद है खालिद साहब ने फ़ैसला किया कि जो ट्रस्ट के बारे में मुख्तलिफ़ तरह की के अक़साम जो थी और उन पे हमने बात की थी पिछले प्रोग्राम में, आज एक अहम ट्रस्ट है जिसको कहते हैं कि बेनिफिशियल ओनरशिप ट्रस्ट। इसको आज हम मौजू के तौर पे, टॉपिक के तौर पे डिस्कस करेंगे, और इससे मुतालिक जितने ज़िमनी सवालात हैं वो भी मैं खालिद साहब के सामने रखूँगा। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारी कोशिश होगी कि आपकी टेलीफोन कॉल्स को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। अगर आप बेनिफिशियल ओनरशिप ट्रस्ट के मुतालिक हमारी गुफ्तगू से कोई सवाल उठाना चाहते हैं, या आपका कोई ऐसा मसला है जो इस ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है, तो आप उसके बारे में भी सवाल कर सकते हैं। खालिद महमूद साहब, मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। आप बेहद मसरूफ़ होते हैं, और जिस तरह से आप ये प्रोग्राम प्लान करते हैं और सबसे पहले मुझे एजुकेट करते हैं, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले तो ये फरमाइए कि आज का जो मौजू है जिसे हम बेनिफिशियल ओनरशिप ट्रस्ट कहते हैं, BOT भी कहते हैं इसे, तो ये है क्या और इसकी टैक्स की दुनिया में इसकी क्या अहमियत, अफादियत है, इस बारे में थोड़ा सा एजुकेट कीजिए हमें। हाँ, बेनिफिशियल ओनरशिप ट्रस्ट को समझने के लिए हमें सबसे पहले बेनिफिशियल ओनरशिप को समझना ज़रूरी है। ठीक। जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में जो 23 नवंबर को हुआ था, हमने ट्रस्ट डिस्कस किए थे कि ट्रस्ट है क्या। उसके अंदर हमने देखा था कि कोई 10-12 किस्म के ट्रस्ट मैंने जिक्र किया था। जी जी। उसमें से बेनिफिशियल ओनरशिप ट्रस्ट एक है। ठीक। इसको समझने के लिए मैं एक मिसाल देता हूँ कि अगर आप जब प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, ठीक, तो आप जब प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो उसके 2 टाइटल आपको मिलते हैं। एक आप लीगल ओनर होते हैं, ठीक, जिसकी रजिस्ट्रेशन लैंड रजिस्ट्री के ऊपर होती है। अच्छा, चूँकि आपने उसके लिए मनी भी प्रोवाइड की होती है, आपकी इक्विटी होती है, तो आपका जो आपका टाइटल है वो बेनिफिशियल ओनर का है। लीगल ओनर ठीक, एंड बेनिफिशियल ओनर, ये दोनों टाइटल अलग अलग हो सकते हैं। अच्छा, अगर इसमें 2 लोग मौजूद हों, एक के नाम पर लीगल ओनरशिप हो, दूसरे के नाम पर बेनिफिशियल ओनरशिप हो, तो इन दोनों का जो रिलेशनशिप है, इसको एक ट्रस्ट के ज़रिए जब हम दोनों को बांधते हैं तो इसको बेनिफिशियल ओनरशिप ट्रस्ट कहते हैं। अच्छा, अच्छा। तो ये दो यानी इसके लिए कोई इस ट्रस्ट को बनाने के लिए ज़रूरी है कि यानी कोई लिखत पढ़त हो या ज़बानी कलामी भी हो सकता है? इसकी थोड़ी सी वजाहत कीजिए, कोई हमें मिसाल भी दीजिए ताकि हमें, हमारे देखने वालों को भी अंदाज़ा हो कि ये 2 लोग जो होते हैं जिनके दरमियान ये बेनिफिशियल ओनरशिप ट्रस्ट बनता है, उसकी ज़रा वजाहत हो जाए। हाँ, जनरली ये स्टार्ट होता है इम्प्लाइड सिचुएशन, इम्प्लाइड ट्रस्ट होता है। इम्प्लाइड है कि वर्बल ट्रस्ट है। ठीक, इसकी मिसाल है कि फ़र्ज़ करें आप कहें कि जनाब, क्या आप मेरे लिए ये प्रॉपर्टी ख़रीदेंगे। अच्छा, मुझे कोई फ़र्ज़ करें लीगल इशू है, या मोर्गेज नहीं मिल सकती, या मैं अपने नाम पर नहीं लेना चाहता लीगली, अच्छा, तो मैं आपके लिए अगर प्रॉपर्टी ख़रीदूँ, मेरा नाम लीगल लैंड रजिस्ट्री पर चला जाए, अच्छा, मेरे नाम पर ही मोर्गेज हो, ठीक, और आपने ही उसका डिपॉज़िट दिया हो, आप इसकी रीपेमेंट करते हो, आप इसके एक्सपेंसेस देते हो, अच्छा, जो रनिंग एक्सपेंसेस है, तो इस सूरत हाल में आप बेनिफिशियल ओनर हुए, मैं लीगल ओनर हुआ।
जो भी हमारे दरमियान बेनिफिशियल ओनर है वो एक्चुअल ओनर है उस प्रॉपर्टी का, फॉर इनकम टैक्स पर्पसेस, कैपिटल गेन टैक्स पर्पसेस और इनहेरिटेंस टैक्स पर्पसेस। आगे आने वाले कुछ फ्यू मिनट्स में हम ये डिस्कस करेंगे कि इसका क्या बेनिफिट्स हैं। अच्छा, तो ये बड़ा ज़रूरी है समझना कि ये दो डिफरेंट डिस्टिंक्शंस हैं। नहीं देखिए, अगर एक सवाल ये पैदा होता है जो मेरे जहन में आ रहा है कि अगर इस ट्रस्ट में दो अफराद हैं जो बेनिफिशियल ओनर है एक्चुअली, अगर वो कहीं कागजात में मौजूद नहीं है, और तो ये कैसे वो साबित करेगा कि ये ज़बानी कलामी, फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने या किसी और शख्स ने अपने भाई के लिए कोई प्रॉपर्टी ली जहाँ वो रह रहा है और अपने नाम पे ली और लैंड रजिस्टर में भी उसका नाम है, लेकिन जो रह रहा है जिसके लिए ली है उसकी क्या कानूनी हैसियत होगी, या उसके लिए कहीं लिखा हुआ होना कितना ज़रूरी है? हाँ, जैसे मैंने जिक्र किया पहले, तो स्टार्ट हुआ इम्प्लाइड से। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने इस तरह प्रॉपर्टीज़ ली हुई हैं, लेकिन उसका रिटर्न में होना भी ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है कि जब अगर लीगल ओनर ने अगर ये बनवाया नहीं या ट्रस्ट क्रिएट नहीं किया हुआ, तो मसला ये होगा कि जब वो फ़र्ज़ करें प्रॉपर्टी बेचेगा लीगल ओनर, ठीक, तो कैपिटल गेन टैक्स उसके ऊपर लग सकता है अगर वो उसकी मेन प्रॉपर्टी नहीं, क्योंकि रह तो कोई और रहा है। ठीक, जिसने पैसा दिया था, जिसने डिपॉजिट दिया था, वो रह रहा है उसके अंदर, ठीक, आप नहीं रह रहे, आपकी प्रिंसिपल प्राइवेट रेजिडेंस नहीं है। जब आप उसको बेचेंगे या इवन उसके नाम पर करने की कोशिश करेंगे, जनाब आज मैं 5 साल के बाद आपके नाम कर देता हूँ, ठीक, तो आपको कैपिटल गेन टैक्स लग सकता है, क्योंकि अच्छा, अज्यूम किया जाएगा कि जो आप हैं वो लीगल ओनर हैं, जो बेनिफिशियल ओनर है उसका कहीं जिक्र नहीं होगा। अच्छा, तो लिहाजा इसको रिटर्न में लेके आना, फ़र्क 5 साल पहले 10 साल पहले आपने ये अरेंजमेंट किया था, आपको पता नहीं था इसका, लेकिन आज के बाद पता चल गया, आप दोनों मिल के लॉयर के साथ लॉयर के पास जाएंगे कि ये जो बेनिफिशियल हमारा रिलेशनशिप है, लीगल ओनरशिप, बेनिफिशियल ओनरशिप, इसको हम फॉर्मलाइज करना चाहते हैं। तो अच्छा, वो जो formalize ट्रस्ट, करना हाँ, चाहते वो हैं, जो ठीक। ट्रस्ट क्रिएट करेगा उसको अब आज की डेट में भी साइन कर सकते हैं। अच्छा, अगरचे हुआ था बहुत पहले, लेकिन आज की डेट में भी आप साइन कर सकते हैं। सो वो अफेक्टिव होगा फ्रॉम डे 1। अच्छा, तो उसके जो टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो फिर ये होंगे कि जनाब जो लीगल ओनर है, फ़र्ज़ करें अगर लीगल ओनर फौत हो गया, अच्छा, तो वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं गिनी जाएगी फॉर इनहेरिटेंस टैक्स पर्पसेस। अगर वो ट्रस्ट रिटर्न में मौजूद है कि जनाब ये तो बेनिफिशियली ओन बाई समबडी एल्स, ठीक, अगरचे लीगली उसके नाम पर ही थी, लेकिन उसके ऊपर टैक्स नहीं होगा। अच्छा, इसी तरह जब आप वो प्रॉपर्टी फ़र्ज़ करें उसके नाम पर जो बेनिफिशियल ओनर है वो कहता है जनाब अब मैं ले सकता हूँ, अब मेरी मोर्गेज हो सकती है या मेरे सर्कमस्टांस बदल गए हैं, मैं अपने नाम पर लगवाना चाहता हूँ लीगली भी, ठीक, तो जो पहले ट्रस्ट आपने कायम किया हुआ था रिटर्न में, उसकी वजह से वो जब आप ट्रांसफ़र करेंगे लीगल ओनरशिप उसको, तो वो फिर आपको लीगल ओनर को कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं लगेगा। आमतौर पे ये जो सूरत हाल है उस वक्त होती है, लोग हैं जिनके बच्चे छोटे हैं और या बच्चे पढ़ रहे हैं, फ़र्ज़ कीजिए एक बच्चा किसी और शहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, तो माँ बाप ये करते हैं कि मॉर्गेज अपने नाम पे लेके, और उसको फ़र्ज़ कीजिए मेरा बेटा है वो कहीं जाके पढ़ने के लिए जाता है, तो मैं उसकी मॉर्गेज के लिए भी रकम उसको तोहफ़तन दे देता हूँ या उसकी मॉर्गेज जो जानी है वो भी दे देता हूँ। तो क्या उसमें भी इसी तरह के यानी जो बेनिफिशियल ओनरशिप ट्रस्ट है उसके लिए लिखा हुआ होना ज़रूरी है, इस ट्रस्ट की सारी जुज़ियात कहीं? अगर तो आपकी 650,000 पाउंड तक की टोटल एसेट जो हैं सेकंड डेथ के ऊपर वो अगर होंगे तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा, क्योंकि जो पहले आप में से फौत होगा उसके जो अलाउंसेस हैं वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे सर्वाइवर को, और सर्वाइवर के भी 325,000 पाउंड हैं और जो फौत हुआ उसके भी, तो 650 जो है उसका टैक्स फ्री होगा, वो ट्रस्ट में चला जाएगा। लेकिन यहाँ एक छोटा सा और पॉइंट मैं बता दूँ कि आजकल नए फर्दर अलाउंसेस गवर्नमेंट ने दिए हैं पिछले 3-4 साल में,
वो आपको फर्दर अलाउंसेस भी अवेलेबल हैं अप टू 175,000 पाउंड पर पर्सन। तो आपकी जो टोटल एस्टेट की वैल्यू है अगर वो 1 मिलियन तक है और वो एक स्पेशल क्लॉज ट्रस्ट के अंदर, ट्रस्ट नहीं विल के अंदर लिखी गई हो, स्पेशल क्लॉज, अगर वो क्लॉज लिखी गई हो तो जो एडिशनल 350,000 पाउंड अलाउंसेस हैं वो भी आप क्लेम कर सकते हैं और बाकी 650 ट्रस्ट में चले जाएंगे। 350 ट्रस्ट में नहीं जाएंगे लेकिन 650 ट्रस्ट में चले जाएंगे, दोनों काम हो जाएंगे। आपको 350,000 पाउंड पर इनहेरिटेंस टैक्स भी बच जाएगा और 650 जो आपके ट्रस्ट में भी चले जाएंगे, तो अप टू 1 मिलियन पाउंड ऑन द सेकंड डेथ बिटवीन मिस्टर मिसिज अगर मिरर विल है तो ये टैक्स फ्री होगा। उन्होंने ये भी पूछा है कि ये ट्रस्ट की वैलिडिटी कितने अरसे के लिए होती है ये? हाँ, अगर ट्रस्ट कितनी देर चलेगा, अगर आपने ये क्वेश्चन पूछा, तो ट्रस्ट जो है अगर डिस्क्रेशनरी ट्रस्ट उसमें सेटअप किया हुआ है तो वो स्टार्ट होगा ऑन दी एट द टाइम ऑफ सेकंड डेथ, तो वो 125 साल 125 ईयर्स तक वो चलेगा। वो जनरेशनल ब्लड लाइन ट्रस्ट उसको कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। अगली कॉल हम ज़रा थोड़ी देर के बाद लेंगे या प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में लेंगे। खालिद साहब, हम बात कर रहे थे कि जो दो बेनिफिशियल ओनरशिप ट्रस्ट में जो दो लोग होते हैं वह कहीं ना कहीं उनको उसको लिख लेना चाहिए, उसको कोई कानूनी शक्ल दे लेनी चाहिए। हमने ये भी बात की थी कि अगर फ़र्ज़ कीजिए मेरा बेटा है, मैंने उसके लिए घर ख़रीदा जहाँ वो पढ़ रहा है, उसके बाद अच्छा अगर ये हो कि वो पढ़ लिख के वापस आ जाए, घर वहीं मौजूद रहे, वो किराए पे दे दिया जाए, तो फिर उसकी नौयत बदल जाएगी, तो वो प्रॉपर्टी बाय टू लेट बन जाएगी। उस सूरत में इस ओनरशिप का क्या होगा? हाँ, उस सूरत हाल में भी बहुत बेनिफिशियल है। अच्छा, अगरचे आपने एम्प्लॉयड ट्रस्ट क्रिएट किया था बिटवीन योर सन एंड यू, जो वर्बल था, ठीक ठीक, बाद में आपने उसे फॉर्मलाइज कर लिया, रिटर्न में ले आए कि जनाब ये आपकी प्रॉपर्टी है बेनिफिशली, और जो हस्बैंड फादर है वो लीगल ओनर है। अब वो उसकी एजुकेशन ख़त्म हो गई या नीड ख़त्म हो गई, तो अब वो रेंट कर दी। ठीक, तो उसका रेंट है वो चूँकि जो बेनिफिशियल ओनर है वो सन है, उसी के नाम पर वो रेंट फिर आना चाहिए, ठीक, और उसी के नाम पर डिक्लेयर होना चाहिए। ठीक, अगर आपने रेंट डिक्लेयर नहीं किया हुआ, बाज़ का ये कन्फ्यूजन होती है कि लीगल ओनर तो फ़र्ज़ के वालिद है, बेनिफिशियल ओनर सन है, सन समझता है कि वालिद डिक्लेयर करेगा, वालिद कहता है कि पता नहीं मेरा जो बेटा है उसको डिक्लेयर करना चाहिए, या अगर ये कन्फ्यूजन है तो कई साल हो गए फ़र्ज़ रेंट डिक्लेयर ही नहीं किया। होता ही है ना, रेंट जो आता है वो मॉर्गेज में चला जाता है, वो कहते हैं डिक्लेयर करने की ज़रूरत क्या है। हाँ, उसमें दो चीज़ें हैं, अगर रेंट इक्वल है उसके मॉर्गेज के, फिर भी आपको HMRC में वो डिक्लेयर करना है। ठीक, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर बराबर हो जाए तो वो उसकी वो डिक्लेयर करने से आपको माफ़ी है, आपको अपने डिक्लेयर करना है। लेकिन उसमें यह भी है कि अगर आपने रेंट डिक्लेयर नहीं किया हुआ, ठीक, फ़र्ज़ करें आपने नंबर ऑफ़ ईयर्स रेंट डिक्लेयर नहीं किया, इस सूरत हाल में या किसी और सूरत हाल में, फ़र्ज़ करें आपके पास बाय टू लेट प्रॉपर्टी है, ठीक, आपने रेंट डिक्लेयर नहीं किया हो किसी वजह से, उसमें अगर HMRC उसको प्रॉम्प्ट करेगा, अगर उनको मुख्तलिफ तकरीबन 16 ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ से पता चल सकता है कि ये प्रॉपर्टी आपके नाम पर है, रेंट आपको आ रहा है, आपने रेंट डिक्लेयर नहीं किया, अगर वो प्रॉम्प्ट कर दे तो आपको पिछले पिछले सालों का टैक्स भी देना पड़ेगा, उसके ऊपर 100% तक पेनल्टी भी हो सकती है, और या हैवी पेनल्टी हो सकती है, और इंटरेस्ट भी होगा। अगर आप चाहते हैं कि वो आप डिक्लेयर करें अब, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। गवर्नमेंट और HMRC की एक स्कीम है एमनेस्टी, उसको है लेट प्रॉपर्टी कैंपेन स्कीम। अच्छा, उसमें आप डिक्लेयर कर सकते हैं पिछले 20 साल तक अगर आपने रेंट डिक्लेयर नहीं किया हुआ, आप नॉर्मल टैक्स पे करेंगे, और बहुत नॉमिनल पेनल्टी है, 10% है और मैक्सिमम 20% है। अच्छा, वो आप डिक्लेयर करके पे करके अपनी पोजीशन को आप क्लियर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं अंदाज़ा था, लाइलमी की वजह से वो रेंट डिक्लेयर नहीं करते, और जब वो रेंट कोई में बताता है, आप जैसा कोई प्रोफेशनल या इन मामलात का माहिर, तो उन्हें ख्याल आता है अब तो 15-20 साल हो गए हैं, अब अगर हम डिक्लेयर करेंगे तो HMRC कहीं हैवी पेनल्टी, तो उन्हें फिर अज़ खुद कर सकते हैं या उन्हें किसी एडवाइज़र के पास जाना चाहिए, किसी ऐसे बंदे के पास जाना चाहिए जो प्रोफेशनल हो, इस सिलसिले में उन्हें सही रास्ता बताए? मेरा ख्याल है कि अगर उन्होंने इस तरह का काम पहले नहीं किया या उसका पता नहीं है, तो उनको लाजमी तौर पर किसी प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए।
जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं मोस्टली वो भी उनका काम कर सकते हैं, चार्टर्ड टैक्स एडवाइज़र भी कर सकते हैं। तो वो सिंपल उसका तरीका है, आप ऑनलाइन जाके अपनी नोटिफिकेशन करें। एक बहुत सादा सा फॉर्म है, नोटिफिकेशन कर दें। नोटिफिकेशन के बाद आपके पास 90 डेज़ होते हैं। अच्छा, अब 90 डेज़ में आप पिछले सालों के जो रेंटल अकाउंट्स हैं वो तैयार करें, उसके बाद टैक्स कैलकुलेट करके उनको फाइल करें विद इन 90 डेज़। अगर आप 90 डेज़ में नहीं कर सकते, आजकल पैंडेमिक की वजह से वो आपको एक्सटेंशन भी उसमें दे देते हैं। बिल्कुल ठीक। प्रोग्राम ट्रस्ट एंड टैक्स विद खालिद महमूद जारी रहेगा। मुझे बताया जा रहा है वक्त एक छोटे से वक्फे के बाद हाजिर खिदमत होंगे, तो आपकी टेलीफोन कॉल्स भी लेंगे। लीजिए चलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ। प्रोग्राम ट्रस्ट एंड टैक्स विद खालिद महमूद के साथ फिर से हाजिर खिदमत है। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं बेनिफिशियल ओनरशिप ट्रस्ट के बारे में। बहुत सारे सवालात मैंने खालिद महमूद साहब के सामने रखे और बहुत सारे लोग और भी कुछ पूछना चाहते हैं, उनके टेलीफोन कॉल्स भी लेते हैं। खालिद साहब, अभी आपकी टेलीफोन कॉल्स लेंगे। एक सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ। अभी हमने बेनिफिशियल ओनर की बात की, अगर वो कहीं कागजात में नहीं लिखा हुआ और बेनिफिशियल ओनर जो है वो दुनिया से चला जाता है, तो कैसे साबित होगा कि बेनिफिशियल ओनर वही शख्स था अगर ये कहीं रिटर्न नहीं है? हाँ, उसकी औलाद कहती है कि जी ये तो हमारे वालिद साहब की, हमारी वालदा की जायदाद थी, लिखा हुआ नहीं था, सब कुछ वर्बल था। हाँ, ये बड़ा मुश्किल होगा उस वक्त साबित करना। अगर उसके नेक्स्ट ऑफ किन साबित करने में कामयाब हो जाते हैं, फ़र्ज़ करें वो कहते हैं कि जनाब हमारे वालिद ने इसका डिपॉज़िट भी दिया था, ठीक, हम ये सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो भी पे करते थे, इलेक्ट्रिक गैस काउंसिल टैक्स हम पे करते थे, वो सारी चीज़ें साबित करनी पड़ेंगी। फिर जाके वो आपका अगर केस स्ट्रॉन्ग हुआ तो वो आपको प्रॉपर्टी फ़र्ज़ करें आपको मिलेगी, और उसका जो लीगल ओनर है उसको टेक्निकली कुछ नहीं मिलना चाहिए। ठीक। लेकिन इसीलिए हम ये चाहते हैं, कह रहे हैं कि उसको अगर आपने फॉर्मलाइज नहीं किया हुआ, ठीक, वर्बल है, बहुत मौक़ों पर हमने देखा वर्बल है, उसको आप फॉर्मलाइज आज की डेट में कर लें। बेशक आपने 20 साल पहले प्रॉपर्टी ली थी, ठीक, किसी ने आपके बिहाफ पर ली थी, लीगल ओनर वो है, जब भी ली थी आप उसको आज की डेट में उसको फॉर्मलाइज कर लें। जब फॉर्मलाइज हो जाएगी तो एक जो पीस ऑफ पेपर है या 2 पीस ऑफ पेपर जिसके ऊपर ट्रस्ट बना हुआ है, दैट विल बी सफिशेंट। वो आप किसी भी HMRC में कोर्ट में पेश करेंगे तो उसको वो माना जाएगा कि ये आप बेनिफिशियल ओनर हैं, तो लिहाजा आपकी प्रॉपर्टी है। अगर किसी ने ये इस तरह से यानी कागजात में नहीं लिखा हुआ, अपनी विल के अंदर इसका जिक्र किया हुआ, फिर उसकी कानूनी हैसियत क्या होगी? अब विल के अंदर वो अगर लिखा हुआ कि साहब के फ़लाँ प्रॉपर्टी मेरी है, बेनिफिशली मैं ओन करता हूँ, तो वो एक सबूत गिना जाएगा। अच्छा। लेकिन उसको अगर प्रूव करना हो कि जनाब साहब के इसको आपने कब पे किया था, कितना डिपॉजिट दिया था, किस तरह आपकी प्रॉपर्टी है, तो वो पहले जो मसाइल मैंने पेश किए हैं वही मसाइल होंगे। तो लिहाजा इनसे बचने के लिए आप क्यों नहीं उसको फॉर्मलाइज कर लें जब भी चांस मिले, तो ताकि ये सिचुएशन क्लियर हो। एक और बात दिलचस्प है कि स्टैम्प ड्यूटी के मतलब मैं बताना चाहता हूँ। स्टैम्प ड्यूटी के मतलब ये है कि अगर आपके नाम पर एक प्रॉपर्टी पहले है, ठीक, और आप कोई दूसरी प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, ठीक, आप इसी मिसाल में ले लें कि आप दूसरी प्रॉपर्टी आपने अपने बेटे के लिए ख़रीदना चाह रहे हैं, ठीक, और वो जो हमने पहले जिक्र किया था कि वो बेटे को आप वो बेनिफिशियल ओनर है उसके लिए ख़रीद रहे हैं जी, तो आपको चाहिए कि आप बेनिफिशियल ओनरशिप ट्रस्ट पहले बना लें। जब आपकी ट्रांजैक्शन हो रही है उस वक्त बना लें। अगर बनाएंगे तो आपके ऊपर जो एक्स्ट्रा 3% इसका सरचार्ज, SDLT सरचार्ज 3%, वो आप पर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको नॉर्मली तब लगता है कि आप दूसरी प्रॉपर्टी जब ख़रीदते हैं तो आपको नॉर्मल स्टैम्प ड्यूटी तो प्लस 3% सरचार्ज लगता है। अगरचे आजकल नॉर्मल स्टैम्प ड्यूटी के ऊपर रिलीफ है अप टू 31 मार्च 2021। अच्छा। लेकिन जो 3% है वो हमें अभी लगता है। अच्छा। अगर आप बेनिफिशियल ओनरशिप ट्रस्ट बनाएं, क्योंकि आप अपने लिए नहीं खरीद रहे, किसी के लिए खरीद रहे हैं, ठीक, उसके बिहाफ पर खरीद रहे हैं, तो ये जो ट्रस्ट है आपको इसका भी फ़ायदा देगा कि आपको एक्स्ट्रा 3% स्टैम्प ड्यूटी भी नहीं लगेगी। बिल्कुल ठीक।
एक और सवाल इससे पहले कि मैं टेलीफोन कॉल लूँ, एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब हम ट्रस्ट का जिक्र करते हैं, क्या विल के बगैर ट्रस्ट बन सकता है? हाँ बिल्कुल। विल और के ये क्या ये लाजिम व मलजूम है? विल के बगैर बिल्कुल ये जो ट्रस्ट है ये बिल्कुल बन सकता है, लेकिन विल का आपस में ताल्लुक़ है इसके साथ कि जब आप बेनिफिशियल ओनरशिप बना लें, आप बेनिफिशली ओन करते हैं, तो फिर अपनी आप विल में लिख सकते हैं कि जनाब ये प्रॉपर्टी मेरी फ़लाँ लोगों को जाए मेरी वफ़ात के ऊपर। तो इसलिए अगर आपने वो ट्रस्ट नहीं बनाया हुआ तो फिर वो आपकी प्रॉपर्टी बेनिफिशली लीगली प्रूव नहीं हो रही, तो आप अपनी विल में नहीं लिख सकते। अगर बनाया होगा तो फिर अपनी विल में लिख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। कॉल देखते हैं जी, कौन है हमारे साथ। हेलो, गुड आफ्टरनून। हेलो। Yeah. Can you me? I just want to ask some question. Yeah, you can ask any question. Mr. Khalid Mahmood is with us. Yeah, carry on. So, shall I stop? Yeah, Mr. Khalid Mahmood is listening to you. You can ask any question. Okay. So, I have a problem. My property, my son is giving from his property. And when I told him, do you declare the tax people? He says, I do. Mm-hmm. And I don't have evidence myself. We are retired, 85 years of age, husband and wife, and we do not claim any benefit, but we always submit the tax return to the revenue Mm-hmm. of our own income. Mm-hmm. So not it is income where there is no any interest has been received. So what will be my position, eventually? See, my son doesn't give me any hint because he says, I already submit the income which I'm giving to you, the rent of his property, Mm-hmm. to me as a parent and mother to live on that money. And so I told him that I want some proof that you're submitting this thing. So he does not give me any evidence that whether. Just hold on a line, and Mr. Khalid Mahmood will answer this question, or maybe he needs to ask something else. जी खालिद साहब सवाल Yes, समझें आप. I think I need to know little bit more how that arrangement was initially existed or created. So if you can kindly email to us your question, probably I will be able to answer more in detail rather than without looking paperwork. I think it will be not professional to answer on that. बिल्कुल ठीक है. अच्छा खालिद साहब, अगली कॉल लेने से पहले एक और बात आपसे पूछना चाह रहा था मैं. ये अभी हमने इस सीरीज़ के जो पहले प्रोग्राम्स किए थे उसमें हमने विल और ट्रस्ट पे बड़ा फोकस किया था, और विल अब हमारा चूँकि टैक्स और ट्रस्ट के मामलात को हम ज़्यादा इस पर डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन इसमें विल भी जो है ना उसकी भी अहमियत, और ज़ाहिर है जब ट्रस्ट होगा तो विल भी होगी. तो अब हालात थोड़े से बदल रहे हैं और बहुत सारी, यानी ज़ाहिर है इस मुल्क के अंदर मोर देन 50,000 लोग दुनिया से चले गए हैं, और लोगों को अब थोड़ा सा फ़िक्र होती है कि अब जो है ना अपनी विल लिखवा लेनी चाहिए. तो इन हालात में कुछ थोड़े से विल के जो ज़ाब्ते कानून हैं कुछ बदल गए हैं या कुछ वैसे ही हैं जैसे ये कोविड-19 से पहले थे? हाँ, जैसे हमने पिछली सीरीज़ में काफ़ी गौर किया था, विल के मामलात के ऊपर काफ़ी सैर हासिल गुफ्तगू की थी, तो मेरा ख्याल है कि उसकी इम्पोर्टेंस उतनी ही है बल्कि उससे बढ़ गई है. अच्छा. और पहले ये था कि आप जब विल बनाते थे तो उसके लिए जब आप साइन करते हैं, विल को अप्रूव करते हैं, तो आपको 2 इंडिपेंडेंट विटनेस चाहिए. अच्छा. अब वो आजकल के हालात में विटनेस जो हैं बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, आप इकट्ठे हो नहीं सकते, और लॉयर फर्म भी कोशिश करती हैं कि वो ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हों, तो लिहाजा उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ रूल बदल दिए थे. ठीक ठीक. अब जो 1 फरवरी 2020 से लेके 2 साल तक आप जो है जो विल है आपकी, वो आप ऑनलाइन ऑन वीडियो कॉन्फ्रेंस के ऊपर आप उसको विटनेस कर सकते हैं. अच्छा अच्छा. फ़र्ज़ करें उसका तरीका ये है कि जब आप साइन करेंगे विल, तो जूम के ऊपर या वीडियो कॉन्फ्रेंस के ऊपर 2 विटनेस आपको देख रहे हों. अच्छा अच्छा. जब आप साइन कर दें, साइन करने के बाद आप विल जो है फिज़िकली बाई पोस्ट या बाई हैंड उनको दें जाके. अच्छा. जब वो विटनेस साइन करें तो आप उनको देख रहे हों. अच्छा. फिर जूम के ऊपर इस तरह रूल्स हैं, डिटेल रूल आप गूगल कर सकते हैं, आजकल हर जगह पर लगे हुए हैं.
उसके लिए ये है कि आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। अगर आपका लॉयर है या आपका जो विल राइटर है उसने विल बना दी है तो आप अपने घर में बैठ के भी उसको अप्रूव कर सकते हैं और विटनेस हो सकती हैं बाई पोस्ट। थोड़ा टाइम लग जाएगा, देखिए दो जो नए रूल हैं वो 2 साल के लिए हैं। बिल्कुल ठीक। और वो तकरीबन 2022 में जनवरी में वो फिर ख़त्म हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक। और भी एक सवाल है, लेकिन 2-1 कॉल्स लेते हैं, फिर उसके बाद सवाल जवाब की तरफ चलेंगे। मैं बात कर सकता हूँ अपना? जी बात कीजिए, कौन साहब और क्या पूछना चाहेंगे? पूछना ये है कि मैंने 2 प्रॉपर्टी बाय लेट लिया हुआ है। अच्छा 1990 का। अच्छा। ये 1990 में लिया था। जी जी। और वो मैं उनका जो टैक्स किराया आता है ना, जी जी। मैं उनका टैक्स कर रहा हूँ। अच्छा HMRC को। अच्छा। तो उसके जब जाना है मेरी विल में, मेरे बच्चे के और लड़कियों के लिए मैं कुछ बच्चे को देना है सभी कुछ, और लड़कियों को भी कुछ देना है। आपने अपनी विल लिखवा रखी है? बनाई हुई है और उसमें बच्चियों को मैं जो देना है वो लिखा हुआ है। अच्छा। और आफ्टर माय डेथ मैं अपने लड़के को दिए हुए हैं मेरे घर की प्रॉपर्टी और ये बाय टू लेट वाली प्रॉपर्टीज भी, और उनका डिक्लेयर किया हुआ है। मुझे इसका जो किराया वगैरह आता है जी जी वो लड़का टेक ओवर करेगा। अच्छा। एंड ये मुझे किराया आ रहा है। राइट, मतलब एक दफा ने नहीं किया था तो मुझे पेनल्टी पड़ी थी HMRC से। अच्छा। तो वो मैंने दे दी थी। उसके बाद मैं एवरी ईयर डिक्लेयर करता हूँ। ठीक ठीक। उसके लिए चाहता हूँ कि क्या हमें टैक्स वगैरह ट्रस्ट वगैरह बनानी चाहिए? अगर बनानी चाहिए तो मैं इनको चाहता हूँ कि वो मेरी ट्रस्ट बनाए। चलिए ठीक है, खालिद साहब के सामने मेरे ख्याल आपका सवाल की वजाहत होगी। एक काफ़ी सारे कॉलर्स हैं, अगर आप इजाज़त दें तो एक और कॉल ले लें, फिर 2 सवाल इकट्ठे हो जाएंगे। देखते हैं जी हमारे साथ कौन है अगले कॉलर। हेलो, गुड आफ्टरनून। Good afternoon to you. हु इज़ देयर? I was thinking previously, I was hanging on the telephone जी जी that my son is giving from his property, which is rented, which I am paying a rent for our life to live on it. We are old age parent, disabled. Now, for my own income, I always declare to the tax authority, but there is no much income, so the tax is not applicable to my own income. As you know, nowadays there is interest rate. ओके। Now, whenever I ask my son that are you sure that you're declaring the rent which you are paying to me, he says yes, I do declare against his income and offset it. Okay. But no evidence with me. I think Mr. Khalid Mahmood has got your question, and I've been told there is another break. तो वक्त हुआ है प्रोग्राम ट्रस्ट एंड टैक्स विद खालिद महमूद के साथ एक वक्फे के बाद हाजिर खिदमत होंगे। इन दोनों सवालों के जवाब भी मैं खालिद साहब से लूँगा और कोशिश करेंगे जो लोग होल्ड किए हैं उनकी भी कॉल्स को मुझे जल्दी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। तो चलते हैं एक छोटे से वक्फे की तरफ। प्रोग्राम ट्रस्ट एंड टैक्स विद खालिद महमूद के साथ फिर से हाजिर खिदमत हैं। बहुत सारे लोग टेलीफोन लाइन पे होल्ड किए हुए हैं, मैं दरमियान में बहुत ज़्यादा हाइल नहीं हूँगा। खालिद महमूद साहब, वक्फे से पहले जिन साहब ने पंजाबी में सवाल किया था उसका जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद हम एक और कॉलर हैं जो होल्ड किए हुए हैं, बल्कि 2-3 कॉलर्स हैं, फिर उनकी कॉल्स लेते हैं फौरी तौर पर। हाँ जो अच्छा जी, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਈ ਟੂ ਲੈਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਲ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਾਣ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਐਸਟ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟਰਸਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੂਰਤ ਹਾਲ 'ਚ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਟਰਸਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ,
अगर थोड़ी विल बनी हुई है और वैलिड विल है और फिर थानू कोई ट्रस्ट बनाने की जरूरत नहीं है। ट्रस्ट तुसी उस सूरत हाल थानू बनाओ इस दो प्रॉपर्टीज़ का कि विल दे विच एक ट्रस्ट बनाया जा सकता। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ 200-300 ਪਾਉਂਡ ਤੱਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰਸਟ। ਉਹਦਾ फ़ायदा ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਫਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਰਹਿਣ, ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮਸਲੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਦੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟਰਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਟਰਸਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਸਟ ਬਣਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਟੈਕਸ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈ ਟੂ ਲੈਟ ਤੁਸੀਂ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ टाइम नहीं बनाते और विल दे विच बनाते और थोड़ी डेथ के उत्ते ट्रस्ट क्रिएट होएगा तो लिहाजा फिर थानू कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि जब बंदा फौत हुंदा तो सारा कैपिटल गेन उहदे नाल ही खत्म हो जाता, सिर्फ इनहेरिटेंस टैक्स लगता है। बिल्कुल ठीक। अगले कॉलर देखते हैं जी हमारे साथ कौन है। हेलो, गुड आफ्टरनून। हेलो जी सर। जी कौन और क्या पूछना चाहेंगे? जी जी कौन साहब और क्या सवाल करना चाहेंगे? तो सवाल इसी के लिए जी, ये जो बाई टू लेट की प्रॉपर्टी है तो उसी के लिए पूछ। हाँ जी सवाल करें, हम सुन रहे हैं। जी जी अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सवाल ये है जी कि बाई टू लेट प्रॉपर्टी है मेरी। जी जी बाई टू लेट प्रॉपर्टी है जी मेरी, और वो मेरे बेटे के नाम है जी। तो बेटे एज 3 है, उसकी बेटी की एज 11 है। तो क्या वो जो 11 की बच्ची है उसके नाम पे कुछ हो सकता है, हम कर सकते हैं जी उसको? ठीक जी खालिद साहब। हाँ जी, उसके लिए आपकी जो बेटी है या नवासी है या पोती है, तो बेटे के नाम पर प्रॉपर्टी है बाई टू लेट, तो अंडर 18 ईयर ओल्ड अगर माइनर गिना जाता है उसके ऊपर अगर आप प्रॉपर्टी तो उनके नाम पर डायरेक्टली ख़रीदी नहीं जा सकती। उनके नाम पर अगर प्रॉपर्टी लेनी तो वो एक ट्रस्ट के ज़रिए ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए मसला ये होगा कि वो जो इनकम होगी वो अगर तो आपके बेटे की वो बेटी है, आपकी पोती है फ़र्ज़ करें, तो फिर अगर आपका बेटा ख़रीदेगा उसके लिए कोई प्रॉपर्टी तो वो अपने माइनर बेटी के लिए ख़रीद रहा है, उसका जितना रेंट आएगा बेटी के नाम पर वो भी पेरेंट के ऊपर टैक्सेबल होगा, इनकम टैक्स उसको लगेगा। अगर आप ग्रैंडफादर हैं फ़र्ज़ करें और आप अपनी पोती के लिए ख़रीद रहे हैं कोई प्रॉपर्टी, तो अगर आप उसको ट्रस्ट उनके लिए बना दें तो फिर वो बेनिफिशरी हो सकती है, उसको उसमें से जो रेंट आएगा वो उसको मिल सकता है, वो पेरेंट्स के ऊपर फिर उनके या आपके ऊपर उसका टैक्स नहीं लगेगा। तो इस तरह इसको बनाया जा सकता है। अगर आपने मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेनी है तो मेरा ख्याल से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एरिया है, तो इसलिए आप अगर हमें लिख भेजें और तो हम आपको फिर डिटेल में जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अगली कॉल लेने से पहले आपसे एक गुजारिश कर दूं, जब आप सवाल करें तो कोशिश किया करें कि वो लिख के रख लें ताकि मुख्तसर सवाल हो, टू द पॉइंट सवाल हो और खालिद साहब को भी जवाब देने में आसानी हो। और दूसरा, अपने टेलीविज़न की आवाज़ कम कर दिया करें ताकि आपको हमसे बातचीत करने में भी सहूलत रहे। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सवाल करते हैं तो उस सवाल का जवाब उन्हें मिल जाता है, लेकिन उस जवाब से मज़ीद कई सवालात पैदा होते हैं। तो उनके जवाब लेने के लिए आपको टेलीविज़न की स्क्रीन पर जब प्रोग्राम ख़त्म होने लगता है तो ईमेल एड्रेस नज़र आता है, फ़ोन नंबर है, तो आप वहाँ कॉल करके या ईमेल करके अपना सवाल छोड़ सकते हैं, या कोई बात आपने ऐसी पूछनी है जो आपके सवाल के जवाब में नहीं आई तो वो भी पूछी जा सकती है। एक और बात जो अहम है, ये जो प्रोग्राम है और इसमें जो खालिद साहब की जो प्रोफेशनल यानी जो महारत है उसमें वो उतना ही जवाब दे सकते हैं जितना सवाल होता है।
तो यानी आप इस प्रोग्राम में आपको आपके सवाल का बहुत मुफस्सल जवाब देना हमारे लिए यानी खालिद साहब के लिए मुमकिन भी नहीं होता। तो बेहतर है कि नंबर लिख के रख लें और ईमेल एड्रेस नोट करके रख लें, ताकि आपको बाद में अगर कोई ज़रूरत पेश आए सवाल करने की या कुछ और वजाहत तलब करने की तो आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। कॉलर देखते हैं जी हमारे साथ कौन है। हेलो, गुड आफ्टरनून। हेलो जी, कौन क्या पूछना चाहेंगे? हाँ जी, मैं जरा प्रोबेट में पूछना मांगती। जी जी तो क्या क्वेश्चन अभी मैं कर सकूं या उनसे जी बात जी बिल्कुल, आप करें, अंग्रेजी में, हिंदी में, उर्दू में, जो जो जिस तरह आपको आसानी हो। तो मैं क्या अभी बोलना शुरू करूं? जी जी करें, आप बिल्कुल लाइव हैं इस वक्त टेलीविजन पे। अच्छा ठीक है, ऑलराइट। सो गुड इवनिंग। मेरा क्वेश्चन जो है वो प्रोबेट के ऊपर है। जैसे मेरे हस्बैंड के ज्यादातर जॉइंट अकाउंट्स हैंगे, मगर अगर जैसे एक जने की डेथ होती है तो प्रोबेट होता है क्या? सर्वाइव स्पाउस का प्रोबेट होता है या प्रोबेट नहीं होता? इस बात के ऊपर मैं आपका एडवाइस चाहूंगी। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल ठीक। हमने अपने प्रोग्राम्स की पहली जो सीरीज़ थी उसमें इस प्रोबेट पे पूरा एक प्रोग्राम किया था, लेकिन खालिद साहब इनके सवाल का ज़रा अगर आप जामे सा जवाब दे दें, मुख्तसर जी, जवाब दे दें। प्रोबेट के लिए रिक्वायरमेंट है, अगर बहुत कम वैल्यू है, जो फौत हुए हैं उनकी एस्टेट की वैल्यू बहुत कम है, जैसे 5000 या उससे कम है, तो प्रोबेट करने की ज़रूरत नहीं है उसके ऊपर। अगर जॉइंट अकाउंट हैं आपके तो या जॉइंट प्रॉपर्टीज़ हैं तो उसमें जो फौत हुए हैं उनकी जो हिस्से की ऑटोमेटिकली जो प्रॉपर्टी या वैल्यू जो सर्वाइविंग स्पाउस है उसको ऑटोमेटिकली मिल जाती है। ठीक। मिल जाने का मकसद ये नहीं है कि प्रोबेट नहीं होगा, फिर भी प्रोबेट होगा। एक उसको कहते हैं एक्सेप्टेड एस्टेट। एक्सेप्टेड एस्टेट के अंदर ये होता है कि आपको बेसिक फॉर्म कंप्लीट करके भेजने पड़ते हैं। HMRC को बताना पड़ता है कि ये प्रॉपर्टियाँ थीं, ये बैंक अकाउंट थे, वो जॉइंट थे, जो सर्वाइविंग स्पाउस है उसको वो फर्ज करें मिल गए हैं। चूँकि बिटवीन हस्बैंड वाइफ जो है टैक्स की कोई टैक्सेबल नहीं है, तो लिहाजा इनलैंड रेवेन्यू को बताने के लिए, जो HMRC उसको बताने के लिए वो फॉर्म कंप्लीट करने पड़ते हैं। तो वो जब फॉर्म कंप्लीट करके आप भेजते हैं तो वो उसको एक्सेप्ट कर देते हैं कि कोई टैक्स ड्यू नहीं है, और वो फिर टेक्निकली अगर कोई प्रॉपर्टी आपके जॉइंट नाम के ऊपर है तो फिर आप उसको लैंड रजिस्ट्री को आप बेसिकली डेथ सर्टिफिकेट भेज दें तो वो अपडेट कर देते हैं। जो सर्वाइविंग स्पाउस है उसके नाम को रहने देते हैं, जो फौत हो जाता है उसको निकाल देते हैं। इसी तरह बैंक भी ये कहते हैं, बैंक उनका नाम निकाल देंगे और आपका नाम रहेगा, लेकिन कोई टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे। लेकिन उसका प्रोबेट बेसिक फॉर्म ज़रूर HMRC को जाता है और उसकी वैल्यू पर भी डिपेंड करता है। अगर 1 मिलियन से नीचे टोटल एसेट्स हैं तो वो फॉर्म में फिर कुछ ज़्यादा डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। अगर वैल्यू उसकी मिलियन पाउंड से ऊपर है और उसके अंदर कई ट्रस्ट भी हैं तो फिर वो प्रॉपर IST 400 फॉर्म वो जाता है, और अगरचे टैक्स ड्यू नहीं होगा लेकिन वो HMRC उसको बताना पड़ता है। तो एक पूरा प्रोसेस है। मैं चाहूँगा कि आप उसके लिए अगर कोई कॉम्प्लेक्स स्टेट है आपकी तो आप किसी प्रोफेशनल से जो प्रोबेट का माहिर है उससे आप मशवरा करें। बिल्कुल ठीक। अगली कॉल देखते हैं जी हमारे साथ कौन है। हेलो, गुड आफ्टरनून। हेलो जी, कौन साहिबा क्या पूछना चाहेंगे? अपने टेलीविज़न की आवाज़ कम करके बात कीजिए प्लीज़। हेलो हेलो, हम आपको सुन रहे हैं, ज़रा ज़ोर से बोलें और जी। हेलो, मैं ख्याल ये लाइन ड्रॉप हो रही हैं, 3-4 लोग अगले कॉलर देखते हैं कौन है। हेलो, गुड आफ्टरनून। हेलो जी, कौन और क्या पूछना चाहेंगे? जी पूछना चाहना सा जे। हेलो जी 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 पूछना चाहना सा जे कोई विल ने बारे पूछना चाहना सा जे विल क्या कुछ इसने बनाने वास्ते। ठीक है जी। खालिद साहब, विल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? आपको विल बनाने के लिए बिल्कुल सादा चीज़ है कि किसी प्रोफेशनल लॉयर के पास जाएं। जब विल राइटर की जो प्रोफेशनल हो उसकी क्वालिफ़िकेशन चेक कर दें, बाकी सारी वो स्टेजेस आपको खुद बताएगा। तो आप विल बनाने के लिए विल आपकी लाजमी होनी चाहिए। अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो आपकी मिरर विल होनी चाहिए। 2 विल्स होती हैं, एक हस्बैंड की एक वाइफ की।
अगर फर्ज के हस्बैंड पहले खुदा न खास्ता फौत हो जाए तो वो उसके सारे एसेट हर चीज़ वाइफ को चली जाए ताकि टैक्स पेएबल ना हो पहली डेथ के ऊपर। सेकंड डेथ के ऊपर फिर टैक्स पेएबल होगा। अगर वाइफ पहले फौत हो जाए तो हर चीज़ उसकी हस्बैंड को मिल जाएगी, तो मिरर विल होती है। तो अगर आप प्रोफेशनल किसी के पास जाएंगे, विल राइटर के पास, तो ये आपको मज़ीद इसका बता सकेगा। बिल्कुल ठीक है। खालिद महमूद साहब की जो कंपनी है वो उस वहाँ जो लोग काम करते हैं सारे के सारे क्वालिफाइड हैं इस सिलसिले में, वो भी आपकी मदद कर सकते हैं। आप इनका नंबर भी लेके रख सकते हैं या अपना नंबर छोड़ सकते हैं। इस सिलसिले में वो आपकी रहनुमाई करेंगे, आपकी मदद करेंगे। अगली कॉल देखते हैं जी किसकी है। हेलो, गुड आफ्टरनून। हेलो, गुड आफ्टरनून। मेरा ख्याल है अब लोग जो है वो टेलीविज़न की आवाज़ बहुत ज़्यादा करके बात करते हैं हमसे। इससे पहले कि इस लाइन को ड्रॉप करके अगले कॉलर को लें, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इस विल और प्रोबेट के बारे में है। अगर ये प्रोबेट से पहले किसी ने विल ना लिखवा रखी हो तो उसकी नौयत क्या होती है? अगर विल लिखवा रखी हो तो प्रोबेट में से कोई आसानी पैदा हो सकती है? बिल्कुल, आपकी अगर विल नहीं लिखी हुई और आप खुदा न खास्ता वो आदमी फौत हो जाए, तो उसके जो रूल हैं डिस्ट्रीब्यूशन के स्टेट के, वो एक 100 साल पुराने रूल हैं। अच्छा। इसे रूल ऑफ इंटेसेसी, उसके मुताबिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अच्छा। मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। फ़र्ज़ करें उसकी जो स्टेट होगी उसका फर्स्ट 270,000 पाउंड अच्छा will be automatically provided to the surviving spouse, वो उनको मिल जाएगा। बाकी जो बचा है उसका फर्दर 50% भी सर्वाइविंग स्पाउस को, हस्बैंड या वाइफ जो भी होगा, उसको मिल जाएगा। जो उसके बाद बाकी बचेगा वो फिर बच्चों में तकसीम होगा। ठीक। तो अगर आपने विल लिखवाई हुई है तो उसका तरीका बहुत सादा है। जो आपकी विल में लिखा होगा कि मेरी ये प्रॉपर्टी फ़लाँ लोगों को जानी चाहिए, या फ़लाँ आदमी को जानी चाहिए, या फ़लाँ एसेट ये प्रॉपर्टी फ़लाँ को जानी चाहिए, उसके मुताबिक वो डिस्ट्रीब्यूट होगी आफ्टर पेइंग योर फ्यूनरल और लोन्स और टैक्स के बाद जो भी बाकी बचेगा उन लोगों में वो तकसीम हो जाएगा। अच्छा, अगर फ़र्ज़ कीजिए जो इस वक्त हालात जा रहे हैं, ये सवाल मैं बाद में करूँगा, पहले टेलीफोन कॉल की तरफ चलते हैं। मुझे बताया जा रहा है बहुत सारे लोग होल्ड किए हुए हैं और बहुत सारे लोग हैं जो अपने टेलीविज़न पे अपनी आवाज़ भी सुनना चाहते हैं, अपनी तस्वीर। तो उनसे गुजारिश है अपने टेलीविज़न की आवाज़ कम करके सवाल लिख के बात करें तो आपको भी आसानी रहेगी, हमें भी, और हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा टेलीफोन कॉल्स इस प्रोग्राम में शामिल करें। देखते हैं जी अगले कॉलर कौन है। हेलो। हेलो जी, कौन और क्या पूछना चाहेंगे? हाँ जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि लाइफ टाइम गिफ्ट का क्या मतलब है? लाइफ टाइम? हाँ जी। क्या आप सवाल फिर दोहराएंगे प्लीज? हाँ जी, लाइफ टाइम गिफ्ट जो आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, हाँ हाँ, और प्रोबेट, इनका क्या मतलब है? ठीक है, लाइफ टाइम विल और लाइफ टाइम प्रोबेट का क्या मतलब है जी खालिद साहब? हाँ जी, लाइफ टाइम विल तो लाइफ में ही बनती है। अगर लाइफ टाइम में किसी ने विल बनाई है तो इसका सीधा ही मतलब लाइफ, लेकिन लाइफ टाइम में प्रोबेट कॉन्सेप्ट ये नहीं है। प्रोबेट समझना चाहिए, प्रोबेट ये है कि जब कोई आदमी फौत हो जाता है तो उसकी जो टोटल एस्टेट है उसको किसी ने जमा करना है, तमाम एसेट्स को, जितनी उसकी लाइबिलिटीज़ हैं वो पे करनी है। उसके बाद जो अमाउंट बचेगी उसके ऊपर जो टैक्स बनता है वो पे करने के बाद फिर वो लीगली जैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी। ये जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को प्रोबेट कहते हैं। ज़ाहिर है वो लाइफ टाइम में तो हो नहीं सकता किसी का, बिल्कुल ठीक है, वो डेथ पर ही होगा। अच्छा, अगली कॉलर देखते हैं जी हमारे साथ कौन है। हेलो, गुड आफ्टरनून। हेलो। हेलो जी, कौन और क्या पूछना चाहेंगे? मैंने आप पूछा था कि मेरे लड़के का प्रॉपर्टी मैं मिस करता हूँ, उसकी रेंट मैंने के लिए दे दिया और रेंट पेरेंट को, वी आर ओल्ड एज पेरेंट, एंड do I have to declare because he says he is declaring that income which I'm getting from the rent. तो आपका सवाल ये है कि रेंट को डिक्लेयर करना चाहिए कि नहीं? वो लड़का बोलता है कि मैं डिक्लेयर करता हूँ, जो इनकम है उसके साथ है। अच्छा अच्छा, चलिए ये सवाल भी आपके सामने, मेरा ख्याल है पहले भी इसका थोड़ा सा हिस्सा हमने सुना था। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम ट्रस्ट एंड टैक्स विद खालिद महमूद का वक्त अपने अख्ताम को पहुंचता है। आज हमने बेनिफिशियल ओनरशिप ट्रस्ट के बारे में काफ़ी सारी बातें की हैं और अगर इसका कोई हिस्सा रह गया है तो हम कोशिश करेंगे कि इसको अगले प्रोग्राम में डिस्कस किया जाए।
और जैसा कि मैंने बताया कि ये जो प्रोग्राम है ये एक सीरीज़ है। पिछले प्रोग्राम में जो हमने गुफ्तगू की थी, इस प्रोग्राम में जो गुफ्तगू जिसमें आपके सवालात भी शामिल हैं, अगर आप चाहते हैं कि इनको आप नहीं देख सके तो इतवार को 11 बजे प्रोग्राम फिर से रिपीट होगा, या अगर आप खालिद महमूद CTA यानी यूट्यूब पे टाइप करेंगे तो आपको इन प्रोग्रामों की तफसील वहाँ भी मिल जाएगी। अगले प्रोग्राम में हम क्या डिस्कस करेंगे खालिद साहब, थोड़ा सा आप डिस्क्लोज़ कर दीजिए, फिर हम प्रोग्राम बंद करते हैं। अगले प्रोग्राम में हम चाहते हैं कि जो मोस्ट पॉपुलर ट्रस्ट है, डिस्क्रेशनरी ट्रस्ट, हम वो डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये ट्रस्ट विल के साथ मिला के बनाया जा सकता है। लाइफ टाइम में भी बनाया जा सकता है और विल के अंदर भी बनाया जा सकता है। ये अगले प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। चलिए, इसके साथ ही प्रोग्राम ट्रस्ट एंड टैक्स विद खालिद महमूद अपने अख्ताम को पहुंचता है। बहुत सारे लोग टेलीफोन लाइन पे होल्ड किए हैं, हम कोशिश करेंगे प्रोग्राम के बाद उनसे खालिद महमूद साहब की बात कराएं। तो लीजिए चलते हैं आज इस प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ।